रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, उसके मॉडल्स हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम सिंगर और निकोलसन का मॉडल पढ़ रहे थे। सिंगर व निकोलसन ने जो मॉडल दिया है, सिंगर निकोलसन का मॉडल, या जिसको हम तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हम तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इसलिए इसको सिंगर निकोलसन का मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो यूकेरियोट्स है उनके अंदर जो मॉडल होता है उसकी संरचना हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि लिपिड्स के अणु होते हैं वो तरल होते हैं, तो कुछ समाकलन प्रोटीन होते हैं, आंतरिक प्रोटीन, वो उन लिपिड्स के मध्य में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह लिपिड तरल होता है, तो कुछ प्रोटीन उसमें धंसे हुए पाए जाते हैं, तो उनको आंतरिक प्रोटीन कहते हैं। जबकि लिपिड परत के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको हम परिधीय प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और इसकी स्ट्रक्चर भी देख ली थी किस तरह का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आंतरिक या समाकलन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। इनमें फर्स्ट है सिस प्रोटीन्स, जो लिपिड के आधे स्तर में धंसे रहते हैं, तो हमने सिस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। और ट्रांस प्रोटीन्स, जो आंतरिक प्रोटीन लिपिड स्तर में आर पार उपस्थित रहते हैं, तो ये आंतरिक प्रोटीन होते हैं। ट्रांस प्रोटीन जो कि लिपिड स्तर के आर पार उपस्थित रहते हैं, उसके पूरा लिपिड होता है, लिपिड उसके ये लिपिड की माना लेयर है, तो इसके आर पार इस तरह से धंसे रहते हैं, तो ये कहलाते हैं ट्रांस प्रोटीन। जबकि आधे ही धंसे रहते हैं तो वो सिस प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोटीन्स है जो लिपिड की लेयर है इसमें आर पार धंसे हुए हैं, तो ये ट्रांस प्रोटीन्स कहलाते हैं। ट्रांस प्रोटीन्स का वह भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है डोमेन कहलाता है। जो प्रोटीन भाग लिपिड में होता है, अभी हमने देखा था कि जो ये ट्रांस प्रोटीन है जो कि लिपिड के अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो अंदर की तरफ जो धंसा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड लेयर के अंदर की तरफ धंसा रहता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ये डोमेन है। डोमेन की संख्या के आधार पर ट्रांस प्रोटीन मोनोटोपिक अर्थात एक डोमेन युक्त, बायट्रोपिक या बायटोपिक कह सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी ये है ना डोमेन की संख्या के आधार पर ट्रांस प्रोटीन है वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोटोपिक और डायट्रोपिक या डायट्रोपिक भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अधिकतम 7 डोमेन वाले ट्रांस प्रोटीन्स औषधीय ग्राही व एड्रिनर्जिक ग्राहियों में पाए जाते हैं। जो औषधीय ग्रहण करने वाले हैं और एड्रिनर्जिक ग्रहण करने वाले होते हैं उनके अंदर 7 डोमेन वाले होते हैं, वो ट्रांस प्रोटीन होते हैं। ट्रांस प्रोटीन से 7 डोमेन युक्त ट्रांस प्रोटीन पाए जाते हैं। उनमें विन स्रोतों की प्लाज्मा कला में 10 से लेके 150 तक के प्रोटीन पाए जाते हैं। मानव रक्ताणु की कला में 15 प्रकार के प्रोटीन पाए गए हैं। समाकलन प्रोटीन अधिकतर अघुलनशील होते हैं। समाकलन प्रोटीन होते हैं कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं एवं कला से विलग करने में कठिन रहते हैं। अघुलनशील होने के कारण उनको आसानी से झिल्ली से अलग नहीं कर सकते। यानी समाकलन प्रोटीन होते हैं इस तरह अंदर की तरफ है तो समाकलन प्रोटीन भी कह सकते हैं, तो ये अघुलनशील होते हैं, तो इनको इस झिल्ली से आसानी से अलग नहीं कर सकते। जो प्रोटीन है इसको इस झिल्ली में से आसानी से हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये अघुलनशील होते हैं। इनमें से कुछ विशिष्ट स्तर में अंशतः भेदित अवस्था में या सतह पर उपस्थित हो सकते हैं। समाकलन प्रोटीन्स कला के दोनों ओर
करने में सक्षम होते हैं। समाकलन प्रोटीन्स लिपिड उभय संवेदी प्रकार के होते हैं। इन अणुओं का जल विलेय भाग या ध्रुवीय सिरा लिपिड स्तर से बाहर निकला रहता है तथा जल विरागी लिपिड स्तर में धंसा रहता है। तो समाकलन प्रोटीन किस प्रकार के होते हैं? उभय संवेदी प्रकार के होते हैं समाकलन प्रोटीन। एम्फीपैथिक प्रकार के होते हैं और इनका जो जल विलेय भाग होता है यानी ध्रुवीय सिरा, उभय संवेदी है तो जल विलेय सिरा होता है वो ध्रुवों की ओर होता है, लिपिड स्तर से बाहर निकला रहता है। और जल विरागी जो सिरे होते हैं यानी हाइड्रोफोबिक जो एंड होते हैं इनके, वो लिपिड स्तर के अंदर होते हैं। लिपिड स्तर है इसके अंदर की तरफ इनका जो जल विरागी भाग होता है, जो कि हमने पहले बहुत बार पढ़ा है, जल विरागी भाग होता है वो लिपिड स्तर के अंदर होता है और जो जल विलेय भाग होता है ध्रुवों की ओर होता है। इसी प्रकार निर्मित लिपिड प्रोटीन स्तर में ध्रुवता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न किण्वकों के सक्रिय स्थल या एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा झिल्ली के बाह्य स्तर पर उपस्थित रहते हैं। सिंगर व निकल्सन द्वारा प्रस्तुत कोशिका कला के आणविक मॉडल में निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट हैं। अब देखो सिंगर और निकल्सन ने जो कोशिका कला का जो आणविक मॉडल दिया है उसके कुछ बिंदु हैं जो हम देखेंगे। उस आधार पर कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि उसका जो मॉडल है उस आधार पर कुछ पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर इस अर्ध तरल संरचना में लिपिड व समाकलन प्रोटीन दोनों ही द्विपरत में स्थानांतरण गतियां करने में सक्षम होते हैं। यानी हमने पढ़ा ये अर्ध तरल संरचना होती है लिपिड की, उसके अंदर समाकलन प्रोटीन्स होते हैं वो जो लिपिड की द्विपरत होती है उसके अंदर स्थानांतरण गतियां या ट्रांजिशनल मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम ये देखो लिपिड होता है वो अर्ध तरल होता है, तो अर्ध तरल की संरचना होती है उसके अंदर लिपिड व समाकलन प्रोटीन, क्योंकि समाकलन प्रोटीन ही है जो लिपिड के अंदर धंसे हुए रहते हैं। समाकलन प्रोटीन लिपिड व समाकलन प्रोटीन ये क्या करते हैं? द्विस्तर होता है लिपिड का, द्विस्तर में ये दोनों ही क्या करते हैं? द्विस्तर में स्थानांतरण गतियां करने में सक्षम होते हैं। दोनों ही द्विस्तर लिपिड होता है जो द्विस्तर से बना होता है, द्विस्तर में स्थानांतरण गतियां करने में सक्षम होते हैं। मतलब इस मॉडल के अनुसार लिपिड और प्रोटीन क्या करते रहते हैं? स्थानांतरण गतियां करते रहते हैं। तो द्विस्तर होता है उसके अंदर स्थानांतरण की गतियां यानी जो ट्रांजिशनल मूवमेंट है वो पाया जाता है। तो स्थानांतरण गतियां यानी ट्रांजिशनल मूवमेंट पाया जाता है, ये ट्रांजिशनल मूवमेंट करने में ये सक्षम होते हैं। फिर है इसमें लिपिड के अणु गतियां करते हैं जो 3 प्रकार की हो सकती है। ये जो लिपिड के अणु हैं वो 3 प्रकार से गतियां करते हैं। फर्स्ट है पार्श्व विसरण, ये लिपिड के अणु की गतियां हैं। पार्श्व विसरण यानी पीछे की तरफ विसरण करना। सेकंड है ऊपर से नीचे वाले स्तर में एवं विपरीत दिशा में, लिपिड है वह ऊपर से
विपरीत दिशा के अंदर ये गति करते हैं। घूर्णन गतियां। और तीसरी कौन सी गति? घूर्णन गतियां, जो लिपिड अणु द्वारा अपने अक्ष पर, घूर्णन गति है, कोई अणु है वो अपनी अक्ष पर गति करता है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो लिपिड अणु क्या करता है? घूर्णन की गतियां भी करता है, यानी अपनी जो अक्ष होती है उसके ऊपर भी वो गति कर सकता है। तो कौन सी गतियां करता है? घूर्णन गतियां भी ये करता है। उपरोक्त प्रकार की गतियों में द्वितीय प्रकार की गतियों की संभावना कम होती है, यानी जो गतियां हैं इनमें से जो द्वितीय प्रकार की ऊपर से नीचे वाले स्तर में और विपरीत दिशा में, तो ये वाली गतियां हैं इसकी संभावना कम होती है, मतलब ये जो गति है वो है कम होती है। प्रोटीन अणु भी पार्श्व विसरण एवं घूर्णन प्रकार की गतियां करते हैं। ये तो थी लिपिड की बात। अब उसके अलावा जो प्रोटीन है वो भी पार्श्व विसरण और घूर्णन प्रकार की गतियां करते हैं। घूर्णन झिल्ली की लंबवत अक्ष, परत या पार्श्व अक्ष पर भी किया जाता है, किंतु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की जाने की गतियां नहीं पाई जाती। यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाली जो गतियां होती हैं वो प्रोटीन में नहीं पाई जाती। उपरोक्त गतियां जो लिपिड व प्रोटीन अणु द्वारा की जाती है सीमित प्रकार की होती है, किंतु ऊष्मीय हलचल सदैव होती है। सेकेंड, कोशिका कला में तरलता का गुण पाया जाना वास्तव में लिपिड्स का ही विशिष्ट गुण है, जो इसे प्रत्यास्थ बनाता है। कोशिका कला होती है उसके अंदर जो फ्लूइडिटी या तरलता मिलती है, उसका गुण मिलता है, यह लिपिड्स की वजह से होता है। लिपिड्स का ही विशिष्ट गुण होता है और वह इसको प्रत्यास्थ बनाता है। यह तरलता तापक्रम पर वसा अणु की संरचना द्वारा प्रभावित होती है। तापक्रम बढ़ने पर लिपिड अणु की ध्रुवीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। सामान्य आदर्श तापक्रम पर यह अर्ध तरल बनी रहती है। तो तापक्रम बढ़ता है तो इनकी जो तरलता वो बढ़ जाती है, यानी आदर्श तापक्रम पर तो ये अर्ध तरल बनी रहती है, लेकिन अगर तापक्रम बढ़ा देंगे तो लिपिड के अणु की जो ध्रुवीय व्यवस्था वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, यानी अव्यवस्थित हो जाती है। वसा अणु की संरचना द्वारा लिपिड स्तर की तरलता प्रभावित होती है। इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंधों की संख्या आदि यदि अधिक होती है तो अधिक स्तर लिपिड स्तर अधिक तरल होता है। कम तापक्रम पर पाए जाने वाले प्राणियों की कोशिका कलाओं में असंतृप्त वसा अणु का अनुपात अधिक होता है। कोलेस्ट्रॉल के अणु इसके जैव प्रतिरूप में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल युक्त कलाएं अधिक तरल रूप में पाई जाती है, यानी जिस कोशिका झिल्ली के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अणु ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो उन्हें जैव प्रतिरूप के अंदर ये बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी तो कोलेस्ट्रॉल जिस कला के अंदर, जिस मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है वह अधिक तरल रूप में पाई जाती है, उसको जैव प्रतिरूप में यानी उसको गाढ़ा होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे इसमें इस अर्ध तरल वसीय स्तर में समग्लन प्रोटीन्स अंतः स्थापित होकर इसे मोजेक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस कला के वसीय भाग से वसा में विलेय पदार्थों की उपस्थिति में गति करने के कारण इस स्तर से रंध्र बनने की क्रिया होती है। प्रोटीन अणु गति करते हुए वाहकों का कार्य भी करते हैं। हमने पढ़ा था इसके अंदर लिपिड के अंदर जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो ऊपर से नीचे गतियां करते हैं, तो वाहक के रूप में, यानी कुछ जो सामान होते हैं, कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जिस चीज का भी वाहक, जिसका वो लेके जाना हो तो उसका वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कैरियर्स के रूप में कार्य करते हैं। इस कारण ही जीव द्रव्य कला को गति की संरचना माना है। कैसी संरचना माना है इसको? डायनेमिक, क्योंकि प्रोटीन के अणु कैरियर के रूप में या वाहक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए जो जीव द्रव्य कला है उसको, जीव द्रव्य कला को गतिज या डायनेमिक माना है। गतिज या डायनेमिक माना है।
मॉडल में से स्थैतिक संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में जब डेविली और डेवसन ने ये मॉडल है इसके बारे में बताया था तो इसको सैंडविच मॉडल के रूप में बताया था। तो इसको कैसी संरचना बताया था, इस कोशिका कला को स्टैटिक माना था, जबकि ये जो तरल मोज़ेक मॉडल है वो जीवधर्मी कला को कैसी बताता है, डायनेमिक गतिक बताता है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड कैसा होता है, अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो ये क्या करता है, डायनेमिक माना है इस कला को। लेकिन डेनेली और डेवसन है उन्होंने इसको सैंडविच मॉडल बताया था। उसको जो प्लाज्मा कला थी उसको स्टैटिक बताया था, उसको स्थिति क्या है, एक जगह पे स्थिर रहने वाली बताया था। 4 है इसमें 4 पॉइंट, लिपिड स्तर पर उपस्थित समाकलन प्रोटीन्स के बाहर निकले भागों परिधीय प्रोटीन व लिपिड अणुओं पर शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं पाई जाती है। लिपिड का स्तर है उसके ऊपर जो समाकलन प्रोटीन्स होते हैं उसके बाहर जो भाग होते हैं और परिधीय प्रोटीन और लिपिड अणु होते हैं बाहर की तरफ, उन पर शर्करा अणु की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इस प्रकार की शर्करा जो अणु होते हैं उनकी श्रृंखलाएं पाई जाती है, यानी बाहर की तरफ जो भाग होते हैं समाकलन प्रोटीन्स हो या लिपिड के अणु हो उनके ऊपर इस तरह से शर्करा की श्रृंखलाएं पाई जाती है। इस प्रकार कलाओं में ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स उपस्थित रहते हैं। ये श्रृंखलाएं केवल कोशिका कला के बाहर की ओर ही पाई जाती है, भीतर अर्थात कोशिका द्रव्य की ओर नहीं। ऐसी जो श्रृंखलाएं पाई जाती है ना ये केवल प्लाज्मा कला होती है उसके बाहर ही पाई जाती है, उसके भीतर नहीं पाई जाती, यानी कोशिका द्रव्य में नहीं होती है। ये रचनाएं प्राणी कोशिकाओं की बाह्य सतह पर ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है। ये जो संरचनाएं थी क्या बनाती है, ये ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है। तो शर्करा अणुओं की जो श्रृंखलाएं होती है, शर्करा अणुओं की शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं प्राणी कोशिकाओं की बाह्य सतह पर ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है। सतह पर ग्लाइको ये जो शर्करा अणु की श्रृंखलाएं होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स से बनी होती है, वह प्राणी कोशिकाओं में जो बाह्य सतह होती है उस पर ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है। अगला पॉइंट है ग्लाइकोकैलिक्स जीव द्रव्य की सुरक्षा, पारगम्यता एवं विसरण जैसी क्रियाओं को प्रभावित करती है। ये कोशिकाओं के आसंजन, पृथक्कीकरण व पुनर्योजन में भी सहायक होती है। तो जीव द्रव्य की सुरक्षा, पारगम्यता, विसरण, आसंजन, पृथक्कीकरण और पुनर्योजन इन सब में ग्लाइकोकैलिक्स सहायक होता है, जो कि शर्करा अणुओं की श्रृंखलाएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल के पक्ष में प्रमाण, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के पक्ष में प्रमाण,
अंदर बांट दिया जाता है तो प्लेटिनम या कार्बन की छाप के साथ इसके काटेदार भाग का चित्र लिया जाता है। तो ये हिमीभूत निक्षारण तकनीक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो इस तकनीक के द्वारा इस आधार पर जो प्राप्त कण होते हैं उनको समझाता है। तो ये मॉडल हिमीभूत निक्षारण तकनीक के आधार पर प्राप्त कणों को समझाता है। यह मॉडल लिपिड विलय, जल विद्युत अपघट्यों एवं ध्रुवीय अवैद्युत अपघट्यों के पार होने को समझाता है। ये जो मॉडल है लिपिड विलय, लिपिड के विलय को जल विद्युत अपघट्यों एवं ध्रुवीय अवैद्युत अपघट्यों के पार होने को दर्शाता है। यानी जो एक तो ध्रुवीय होते हैं, इसके अंदर ध्रुवीय सिरे और अध्रुवीय सिरे, उनके बारे में, और वैद्युत अपघट्यों के बारे में, और अवैद्युत जो अपघटक होते हैं उनके बारे में समझाता है। झिल्ली की अधर तल प्रकृति एवं तापक्रम की संरचना, तापक्रम के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन को समझाता है। झिल्ली है उसकी अर्ध तरल प्रकृति और तापक्रम के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन को, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि इसका तापक्रम बढ़ता है तो इसके जो अणु है, ध्रुवीय व्यवस्था उसकी छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसकी अर्ध तरल प्रकृति के बारे में और तापक्रम के बारे में ये मॉडल समझाता है। यह चयनित पारगम्यता एवं इसके स्थायित्व को भी समझाता है। किस किस को समझाता है ये? चयनित पारगम्यता, यानी जो आवश्यक कण होते हैं उनको ही पारगम्य होने देता है, उनको ही जाने देता है। तो यह इसकी चयनित पारगम्यता, परमिबिलिटी और इसके स्थायित्व को, इसकी स्टेबिलिटी को समझाता है। यह प्लाज्मा झिल्ली की गत्यात्मक प्रकृति का पक्षधर है, यानी डायनामिक नेचर होती है इसकी, उसका पक्षधर है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो गत्यात्मक होती है, इसका ये पूरा पक्ष लेता है, इसकी प्रकृति का पक्षधर है। यह प्लाज्मा झिल्ली की तुरंत मरम्मत, वृद्धि, संकुचन और शिथिलन को भी समझाता है। भिन्न प्रकार की कलाओं की संरचना और कार्य प्रणाली को समझाता है। प्लाज्मा कला पर किण्वकों की क्रियाओं को प्रमाणित करता है, यानी जो प्लाज्मा कला है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स की क्रियाएं होती है तो उनको भी यह मॉडल प्रमाणित करता है, जिसे समझाता है। प्लाज्मा कलाओं पर प्रतिजन व ग्राही यानी एंटीजन्स और रिसेप्टर्स की उपस्थिति को यह प्रमाणित करता है। तो इस तरह से इसके जो पक्ष में प्रमाण है उसको लिख लेते हैं एक बार। एक तो है हिमीभूत निक्षारण तकनीक के आधार पर इसको समझाया है। सेकेंड है यह मॉडल लिपिड विलय विद्युत अपघट्यों एवं ध्रुवीय अविद्युत
आवागमन को समझाता है। थर्ड है यह मॉडल झिल्ली की अर्ध तरल प्रकृति को दर्शाता है। अर्ध तरल प्रकृति एवं तापक्रम के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन को, तापक्रम के साथ संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। यह झिल्ली चयनित पारगम्यता, चयनित सेलेक्टिव परमिबिलिटी, चयनित पारगम्यता व स्थायित्व को, इसके स्थायित्व को समझाता है। इसके बाद प्लाज्मा झिल्ली ये है डायनेमिक यानी गत्यात्मक, यानी प्लाज्मा झिल्ली है वह डायनेमिक होती है। गत्यात्मकता को दर्शाता है, गत्यात्मक होती है यानी इसका डायनेमिक नेचर, डायनेमिक प्रकृति को यह मॉडल दर्शाता है। डायनेमिक प्रकृति को ये मॉडल दर्शाता है। फिर उसके बाद ही इसके अंदर यह प्लाज्मा झिल्ली यह प्लाज्मा झिल्ली की तुरंत मरम्मत वृद्धि संकुचन एवं शिथिलन को भी समझाता है। तो ये मॉडल है, ये सर्वमान्य मॉडल है एवं शिथिलन को समझाता है। भिन्न प्रकार की कलाओं की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की जो कलाएं होती हैं, तो भिन्न प्रकार की कलाओं की संरचना व कार्यप्रणाली को समझाता है। फिर इसने प्लाज्मा कला पर किण्वकों की क्रियाओं के प्रभाव को, यानी प्लाज्मा कला पर किण्वक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो किण्वकों की क्रियाओं को प्रमाणित करता है। किण्वकों की क्रियाओं को प्रमाणित करता है।
रखा है वो